बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्चर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्चर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। जो भी जहां भी कोई भी मसला हो हमें बुला सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, इस खानदान का मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, यास्मीन का। आप लोगों ने अगर फेसबुक पे मुझे देखने हैं तो आप लोगों ने नीचे जाके वो पुरानी वाली वीडियो देखे। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी आप नीचे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी और के पेज पे आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों ने मेरा चैनल विजिट करके और इनकी पुरानी वाली वीडियो देखे। तो मैंने जवाब देना है इकरारुल हसन भाई को। इकरारुल हसन भाई, आपने तो खूब वो दोबारा जो आपने जवाब दिया है और जो वीडियो आपने बनाई है, इन खानदान का आपने तजलील किया है, किन अल्फाजों से आपने की हैं, उसका जवाब मैं आज आपको दे रहा हूं। ये मैं पठान हूं, मैं आपको जुबान देता हूं। शुरुआत में मैं आपको ये जुबान देता हूं। पूरी ये वीडियो 2 घंटे तक जाएगी। अगर किसी ने ये देखना है तो देख ले, नहीं देखना है तो ये बिलखसूस सिर्फ मैं इकरारुल हसन को ये जवाब देना चाहता हूं। मैं इकरारुल हसन आपको कुल्ला चैलेंज देता हूं, कुल्ला। पूरी पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया कहीं एक प्लेटफॉर्म पे बुलाएं, मैं खुद आऊंगा, मैं असगर चीमा खुद आएगा, आप भी आओगे। और जो आपकी जो टीम के बंदे हैं, बिलाल, अफजाल, बुशरा, आप खुद जानते हैं मैं इनके साथ काम करके वहां से निकला हूं, ठीक है। आप ये बात जानते, खूब जानते हैं। आपने भी मेरे साथ बिलाल के मोबाइल पे कॉन्फ्रेंस पे जो बात की है और आपने जो बात की थी वो आज तक मुझे याद है। इकरार भाई, आपने इन तीनों को बुलाना है, बुशरा, अफजाल, बिलाल, इन तीनों को आपने बुलाना है एक प्लेटफॉर्म पे, और रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं, पूरी लाइव वीडियो। मैं दावे से कहता हूं कि आप पर मैं सबूत के साथ, कुछ मेरे पास कुछ एविडेंस हैं, कुछ ऐसे एविडेंस है कि वो मैं सबूत के साथ पूरी लाइव वीडियो में दिखाता हूं। अब इस वीडियो में मैं आपकी जो पूरी टीम है, गौर से ये वीडियो देखें। आप लोगों ने भरपूर ये वीडियो देखने, 2 घंटे तक ये वीडियो जाएगी। कोई देखता है तो देखने दे, नहीं देखता है तो इकरार आप तो बिल्कुल बैठ के ये वीडियो देखे। इकरार भाई, आपने ये बताया था कि ये इन्होंने कलेजी लगा के वो खून वाली जो बात कर रहे थे कि ये आंखों में खून जो उसके आते हैं ये कलेजी लगाते हैं और बकरे की कलेजी से, तो उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। लेकिन जो मैंने चैलेंज दिए उसका आप मुझे भरपूर जवाब दो कि जब भी मुझे बुलाना चाहते हो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करे, पूरी मीडिया को बुलाए, कुल्ला चैलेंज दे दो। अगर इनमें कोई गलती निकली, इनमें, इसकी तरफ से मैं पूरी मीडिया के सामने मैं पठान जुबान देता हूं, ये नाक जमीन पे रगड़ूंगा। अगर इसमें गलती ना निकली और मैंने आपके 2-3 बंदे हैं उनका और आपका कुछ सबूत दिया तो आप नाक ना रगड़ो यार, आपने बहुत अच्छे काम भी किए, आप नाक ना रगड़ो, इनको अपना पैसे वापस दे दो। नाजरीन, आगे चलते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं और इकरार को इस पठान का कुल्ला चैलेंज है, कुल्ला चैलेंज देता हूं। इकरार, आपने मुझसे कांटेक्ट करके पूरी मीडिया के सामने ये बात लाना है। ये आप लोगों को मैं कुछ हकायक दिखाना चाहता हूं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारी दवाइयां हैं, ये आप लोग देखें। हमारा कैमरामैन साहब दूसरी तरफ आ रहे हैं, ये आप लोगों को दिखाता हूं। इकरार कहते हैं कि ये सब झूठ है। इस शापर में जो दवाई है, अब मैं इस वीडियो में सब कुछ दिखा भी नहीं सकता हूं, लेकिन ये सारी चीजें यहां पर पड़ी हुई, ये आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स, ये आपको दिखाते हैं, ये दवाइयां, ये हाँ, शायद, आइए कैमरामैन साहब बैठिए, शायद इकरार भाई ऐसा भी हो सकते हैं मैं अपने पैसे लगा के दुकान पे गया था और ये खाली डब्बे उठा के वहां से लेकर आए हैं। जैसे बकौल आप कह रहे हैं कि बकरी का कलेजा, शायद आप मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाओ कि ये कहीं दुकान से डब्बियां वगैरह लेकर आए हैं। नाजरीन, साथ साथ में वीडियो भी चलती रहेगी और साथ साथ में जो लैब के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फोटो हैं, वो भी साथ में एक साइड पे चलते रहेंगे। आते हैं इनके तरफ। इकरार भाई, आप सुन ले, आपने एक बात किया था वो आपको करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने इस बहन की तजलील की है, आपने इस कौम की बेटी की तजलील की है। आप लोग सुनिए, ये कह रहे हैं कि इसका गैंग रेप हुआ था। ये देखिए,
यास्मीन से होने वाली पहली मुलाकात में हमें तो यास्मीन की मां ने यहाँ तक बताया था कि यास्मीन को एड्स जैसा मूजी मरज है और उसे ये बीमारी एक गैंग रेप के नतीजे में लगी है। इकरार भाई, ये आपने सुन लिया ना। सबसे पहले तो आपको शर्म आना चाहिए कि आपने एक बहन की इज्जत को तार तार के क्यों आपने इस बात को स्क्रीन पे क्यों लाया, एक किसी की प्राइवेसी को स्क्रीन पे क्यों लेकर आया आपने। और आपकी इसी की बात की वजह से मैं आपको बताता हूं ना, आपने जो ये बात की ना गैंग रेप की, तो इसका अजाला भी मैं आपको देता हूं कि आपकी इसी की बात की वजह से इनके साथ आज हो क्या रहा है। और बाकी प्रोग्राम को हम आगे लेके चलते हैं। जी, क्या सोचा आपने? किस बात का? मैंने मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे, आईडी मैसेज किए हैं, वो आप सुन लें, फिर मुझे वॉइस मैसेज में रिप्लाई दे दें। तो आप अभी बात कर लेना। अभी मैं इस वक्त अकेली बैठी हूँ, मैं नहीं सुन सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरे घर वाले थे। तो आप अभी बता देना आपने क्या मैसेज आपने वो सेंड किया, अभी मुझे बताएं। अभी तो आपके बाद मैसेज मेरे है ना, वो आप सुन ले साइड पे होके। नहीं, मैसेज को छोड़े ना, आप अभी बता दें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अभी बता देना। अभी बताने में आपको कोई मसला है? नहीं, फिर मैंने आपको मैसेज सुना भी है आपने, फिर भी आप कह रहे हो कि मैंने नहीं सुना है। तो बताने में क्या हर्ज है? आपकी इतनी कॉलें आ गई, मेरे ख्याल को 25-30 कॉलें आपकी आ गई। कल रात की आप मुझे कॉल करने लगे हैं ना, कल रात की, तो कितनी आपकी कॉलें आ गई हैं? एक कॉल तो आपकी आई नहीं है। तो आप अभी मुझे बता दें, आप हेल्प करना चाहते हैं या आपको डील करना चाहते हैं? डील करना चाहता हूँ। डील करना चाहते हो? हाँ। तो हेल्प तो नहीं करना चाहते हो ना, आप सीधा मुद्दे पे आए, मैं डील करना चाहता हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ कि मैं डील करना चाहता हूँ। चलो वैसे करें ना, अगर डील करनी है तो आप वीडियो कॉल करें, मैं आपको देख लेती हूँ, तो आप डील कर ले। ठीक है, मैं वीडियो कॉल कर देता हूँ। हाँ करें। नाजरीन, आप लोगों ने सुना इकरार भाई गैंग रेप का अल्फाज, उसकी जो हरकत है ना, आपकी इसी हरकत की वजह से आज इनको ये वीडियो कॉल जो आ रहे हैं ना, आप ये देखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी बोलें। आपने कहा कि आपको देखना चाहते हैं, तो मुझे आपने देख लिया, मैंने भी आपको देख लिया। देख लिया आपने मुझे? तो अपनी डिमांड बताया ना। मैंने डिमांड मैसेज कर दिया है। आप बोले ना जो बोल रहे थे, अभी तो आप सामने हैं, हम लोग तो बात करें। आप हेल्प तो करना नहीं चाहते, आप तो डील कर रहे हैं ना, तो डील की बात करें। तो डील में कर, डील मैंने आपको सेंड कर दिया है, मैसेज किया है डील का। अगर आपको मंजूर है तो फिर आप बोल दें। आप डील में कितने पैसे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? आप मेरे घर पे आके दे रहे हैं या मेरे अकाउंट में डलवा रहे हैं या किसी जगह पे दे रहे हैं, वो बताएं। क्योंकि मुझे तो यकीन हो ना भी वाकई आप सच कह रहे हैं। मुझे क्या पता आप सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मैं 50,000 तक दे सकता हूँ। मैं 50,000 तक दे सकता हूँ। नहीं, 50,000 कैसे देंगे? मेरे घर पे आके देंगे या वो 50,000 किसी जगह पे आप देंगे या मेरे अकाउंट में? आप तय करेंगे। क्या पूछो किस चीज के 50,000? वो आप तय करेंगे। नहीं तो वो 50,000 मेरी बेटी की डोनेशन का देंगे या आप किसे डील का देंगे, वो वो आप मुझे तय बताएं। करेंगे। हैं? चाहिए। क्या क्या कह रहे? हेलो हेलो, मैं कह रहा हूँ वो आप तय करेंगे कि आपको कैसे चाहिए। ठीक है। तो आपको किस चीज की आप डील जो कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं मुझे बता दे। अभी तो मैं अकेली हूँ, तो आप मुझे साफ अल्फाजों में बता दे। मैं आपको 50,000 दूंगा। हाँ। उसके बदले मुझे आप चाहिए। मैं चाहिए? कहाँ पे? हाँ, हाँ जी, कैसे चाहिए? वो मैं जगह कैसे वो चाहिए? जगह मैं बता दूंगा। जगह कहाँ? वो मैं बता दूंगा जब आप हाँ करेंगे। तो नहीं, मैं बता आपने दूंगा। वो किस लिए चाहिए? देखे ना, आपने मेरी बेटी लिए आपने मुझे बुलाना है कि कुछ और मसला है तो वो ओपन कर दे। अभी मेरे पास कोई है तो नहीं है जो आप खिचखिचा रहे हैं। आप बता दे, आप हैं और मैं हूँ। तो वही कह रहा हूँ ना कि मैं आपको 50,000 दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे आप चाहिए।
तो क्या करना है आपने मेरे साथ वो तो बता दें। अभी कोई है जिससे आपको डर लग रहा है? मैं अकेली हूँ। डर के मैं क्यों डरूंगा? हाँ, मैं डील कर रहा हूँ, डील में डरने की क्या बात है? मुझे आप चाहिए वो मैं तय करूंगा, मैं आपके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ। किस चीज की डील हो रही है आपकी? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो आपको बताऊंगा ना, आप किस चीज की डील कर रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इकरार सत्संग का नाम है ही तो बदनाम करते जा रहा है। वाह भाई, बड़ा सियाना बन रहे हैं। इकरार का नाम बदनाम करे और यहाँ पर उसको कह रहे हैं कि आप मुझे चाहिए। आप तो अजीब आदमी है यार। मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो में। अब आते हैं माजी से कुछ सवालात करनी हैं और साथ साथ में तस्वीरें भी चल रहे हैं कि किस लैब से इन्होंने एक्सरा कराए हैं, लेबॉर्ट्री के लिए गए हैं। लेकिन इकरार भाई आपके इन्हीं अल्फाज ने, या आज इनको लोग कहते हैं कि 50,000 रुपये लें, इस माजी को कहते हैं और मुझे आप चाहिए। ये सारा क्रेडिट आपकी तरफ ही जाते हैं। माजी आप मुझे बताएं कि वीडियो चल रहे स्क्रीन पर, आप मुझे ये बताएं कि जो खतीब के पास गई हो और उसको ये आप कह रहे हो कि मेरी बेटी ठीक हो गई है, उसके हवाले से आपने कुछ बात करनी है। एक इतने अल्लाह के प्यारे वली हैं जो मेरी बेटी भी ठीक हो गई, हमें मिल भी गए हैं और इस तरह का टाइम दिया। तो मैं तो सब लोगों से एक माँ हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रही है भी आप अपने बच्चे लेके आए इंशाल्लाह ताला। जैसे मेरी बेटी यास्मीन गिरते रहे अपने पाँव भी खड़ी है, उनके बच्चे भी ऐसे ठीक होके खड़े हो गए। हाँ, खतीब के पास मैं गई थी, मेरे पास यासर शामी आया था दिल्ली पाकिस्तान, जिसकी वो वीडियो लाइव चली थी, वो अभी भी आप लोग सब देखो। हाँ, एक मिनट। अच्छा, ये इकरार ने कहा था कि इन्होंने कलीजी लगा के ये खून निकाल रहे, ये सारा सब कुछ पैक है। इकरार भाई, यासर शामी जब इस घर में आया था और उन्होंने बार बार ये अल्फाज बार बार ये कह रहे कि बराह रास्त, वो आप लोग सुनिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। इस वक्त मौजूद हैं हम लाहौर के एक ऐसे गरीब घराने में जिसको आप देखेंगे तो यकीन कीजिए आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये बच्ची है जिसका नाम है यास्मीन, 15 साल इसकी एज है। जब ये रोती है तो इसकी आंखों से आंसुओं की बजाय खून निकलता है। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है और माँ की जो हालत है वो भी आप कैमरे पे बराह रास्त देख सकते हैं कि पिछले 4 साल से ये इस खौफनाक बीमारी में मुब्तला है। ना कोई डॉक्टर्स इस बीमारी को समझने के लिए जो है तैयार हैं। ये आप लोग सुन रहे हैं, इसमें यासर शामी कह रहे हैं कि ये बराह रास्त ये वीडियो चल रहे हैं और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और दूसरी बात, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूँ ये वीडियो को, आप लोग ये वीडियो देखें। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कलेजी की ये क्या मामला है। ये जो इकरार भाई बार बार कह रहे हैं कि इसने कलेजी लगाई थी, बकरी का कलेजी की वजह से इसके खून की आंखों से खून निकल रहे। तो आप लोग, मेरा वॉइस ओवर चल रहे आप लोग देखे, यहां तो मुझे कोई पाइप नजर नहीं आ रहे कि इसने बकरी के कलीजे से यहां तक ही कोई पाइप लगाया हो और वहां से खून निकल रहा हो, इससे खून निकल रहे हैं। तो वो भी आप लोग देखे। यासर शामी ने तो लाइव वीडियो चलाया था। उसके बाद आपकी जो टीम आई थी यहां पर, उसके ऊपर भी मैं आ जाता हूं, लेकिन सबसे पहले आपने खतीब का जवाब देना है। वही खतीब का मैं सबसे पहले जवाब दे रही हूँ। सुबह हम 10-11 बजे खतीब के पास पहुंचे थे तो रात का 1 बज गया था। जितना टाइम हम खतीब के पास मौजूद थे, मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। जो मैंने बोला था वहाँ वो मैंने सही बोला था, उसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। जब मेरी बेटी की तबीयत खराब होती है तो न्यूज वालों के सामने होती, मैं उनको बताती हूँ मेरी बेटी की तबीयत खराब है। जब वो मुझसे पूछते हैं इसकी 24 आवर तबीयत खराब है, मैं उसको कहती हूँ इसका कोई टाइम टेबल नहीं। जब मेरी बेटी वहाँ ठीक थी तो मैंने वो कुछ जो वहाँ खतीब के सामने बोला था वो मैं सच बोला था, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी ठीक थी। और वापसी भी हम आ रहे थे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, वापसी पे हम आ रहे थे तो रास्ते पे रावलपिंडी से पीछे मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। तो जो मेरी जिशान से बात हुई थी, मैंने कहा मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, वैसे खून की उल्टी आनी शुरू हो गई हैं, तो हम लोग घर आ गए। ठीक है। अच्छा, इसी बात पर मैं आपको भी थोड़ा तफसील में बताना चाहता हूँ। आप भी बाज दफा प्रोग्राम के ऊपर चापे कर दे हैं,
किसी पीर के पास जब आप जाते हैं तो वहां पर छापे करते हैं, अपने खुफिया इन्फॉर्मर को भेजते हैं और वहां पर उसको कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो पीर जो है ना वो जाली होते हैं, लोग आ जाते हैं, उनसे दम करवाते हैं, लाखों रुपए लेते हैं। आपने भी ये छापे बहुत से ज्यादा किए हैं। पीरों का तो काम ही है, मैं इस पीर के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूं, मैं पीरों की बात कर रहा हूं जो 2 नंबर पीर हैं उनकी बात करूं। उनका काम तो यही है, अगर मरीज ठीक है तब भी वो कह रहे आप बीमार हो, अगर ठीक हो जाए वो कहते हैं पैसों के लिए वो कह रहे कि आप ठीक हो गए, तो उस टाइम तो मरीज को ये पता चलता है कि चलो मैं तो ठीक हो गई। तो इसी वजह से आप भी उन लोगों के ऊपर छापे करते हैं, उसको बेनकाब करते हैं। माँ जी दूसरी बात, वीडियो आप लोग ये दूसरा वीडियो देखे जो 50-50 वाला बात कर रहे हैं, डोनर से बात करवाएंगे। 25 लाख की मेरी आपके साथ शर्त है कि मैं 25 लाख तक की डोनेशन आपको करवाऊंगा। 25 लाख के बाद जो कोई पैसे मिलते हैं उसमें आप हमारे साथ क्या काम करेंगे? 25 लाख तक यहाँ का हमें देते हैं, तो उसके बाद जो भी होता है वो मैं तो आपके लिए तो भी हम फिफ्टी % डालेंगे, क्योंकि 4 लोग आप हैं, बेटी भी और मेरी बेटी है, 50% होता है। 25 लाख के बाद जो होता है वो आपकी हमारी तय हो गई कि 50% आप हमसे। इकरार का 50-50 का में ये मामला है। पहले हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया था जो इकरार हसन ने किया, जिसके पास 1 करोड़ रुपया तफसीलन में वो बाद में बात करूंगी। अच्छा। और हमारे घर बुशरा शकील जो है ना वो हमारे घर आई थी और उसकी टीम आई थी, जिसका नाम बिलाल है और सनी है और एक लड़के का और नाम है जिसका मुझे नहीं अभी नाम आ रहा, बिलाल अफजाल। हाँ, बिलाल अफजाल और सनी और बुशरा ये हमारे घर आए थे। इनने कहा जी हम आपकी बेटी की वीडियो बनाने आते हैं, हमारा फेसबुक पेज है। हमने कहा ठीक है। जब इनकी बात हुई थी इन्होंने कहा जी 25 लाख 1 वीक के अंदर अंदर हम आप लोगों को देंगे और हमने आफट करते हैं क्योंकि हमारा कारोबार यही है, हमारी रोटी रोजी यही हमारा जरिया है। तो जो जिनके 25 लाख के जो ऊपर होंगे तो आप हमारे साथ क्या तामन करोगे, क्योंकि हमारा भी इसी पे सर्कट चलता है और हम जो है ना कोई एनजीओ बनाई हुई वो भी इसी पे चलता है, तो आप हमारे साथ क्या करोगे। तो मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने की खातिर, क्योंकि हमें तो जो पहले डोनेशन हुई थी हम तक तो पहुंची नहीं, हम अपनी बेटी का कैसे इलाज करवाते। मैंने उनको कहा भी ठीक है मैं एग्री हूँ, जो 25 लाख आप हमें दोगे, जो इसके ऊपर हो गए पैसे वो 50 उसमें आपके हैं, जितने भी हो गए तो 50 हमारे, मैं अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहती हूँ। तो माँ जी आपने अगर फॉर एग्जांपल 30 लाख है, 15 आपको 15 उनको मिलते, तो आप 15 उनको क्यों दे देते? फिर 15 इसलिए उनको दे देते, इसलिए उनसे वो बात की थी क्योंकि पहले हमारे साथ ये सब कुछ हो गया। इकरार हसन के पास 1 करोड़ 10 लाख रुपया मेरी बेटी का था, तो क्योंकि हमें सारे नहीं मिले थे तो हमने इसलिए ये बात की थी चले अगर हमें सारे ना मिले तो आधे तो मिलेंगे ना, 50-50 तो मिलेंगे जिसका मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। वो मैंने बात इसलिए की थी। अच्छा, और दूसरी बात माँ जी, ये जो फोन वाला मामला है वो कह रहे कि उनकी कॉल आई थी ना आपको कि आप ऑफिस आइए और हम आपका ये मामला हल करवाते हैं, तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने कॉल किया या उससे पहले किया? नहीं, वो आपकी वीडियो देख के उसके बाद जो है आसिफ कुरैशी नहीं, पहले किसी और की कॉल आई थी, उसके बाद फिर मुझे आसिफ कुरैशी PTCL नंबर से उन लोगों ने कॉल की, तो वो रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा नाजरीन, वहां से इनको जो कॉल आई थी वो भी आप लोग देखे कि इनको वहां की तरफ से कॉल आया था, वो आप लोग सुनिए। देखें, जब तक आप खुद से तशरीफ नहीं लाएंगी तब तक ये मामला कैसे सुलझेगा? देखे ना, मेरा वकील साहब मेरे साथ आएगा तो मैं आऊंगी, अगर कोई वहाँ से जिम्मेदारी वाला बंदा मुझसे बात करेगा तो हम आएंगे ना। आप बार बार एक वीडियो बना रही हैं यूट्यूब पे और उस पे फेसबुक पे आ रही है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है ना कि आपको जो आपकी बात है वो सुनी जाए, वो डिटेल से सुनी जाए और उसका कोई हल तलाश किया जाए। आपको किसने बोला कि आप हमें बुलाएं या वो हमारी बात सुनते? कौन बंदा जिम्मेदार है? तो मैं जिम्मेदार ही बात कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदार ही बात कर रहा हूँ एयरवाइज से। अच्छा माँ जी, आप मुझे ये बताएं कि इकरार और हसन यही भी कह रहे हैं, वीडियो मैंने लोगों को दिखाया कि वो कह रहे हैं कि हमने इनको कॉल किया कि आप आइए और हम आपका ये मामला हल करते हैं, तो ये क्या मामला है? उन लोगों की हमें कॉल आई, PTCL नंबर से कॉल आई, क्योंकि मैं वजाहत से बता देती हूँ, तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी, उसने कुछ मुझे अपना नाम नवाज के क्या अपना नाम बताया था। उसके बाद मैंने कहा भी आपने नंबर पे कॉल करें, उसके बाद मुझे ना फैसल कुरैशी ने कॉल की। अच्छा, उसने जब कॉल की उसने कहा आसिफ ने मुझे कॉल की, हाँ आसिफ कुरैशी ने मुझे कॉल की, उसने कहा आप ऐसे करें, हमारे बहुत बड़े ऑफिसर आए हुए हैं
तो वो आपका वेट कर रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम है इधर, तो हम आपसे जो ये वीडियो पठान वाली चल रही है ना, तो हम उस वीडियो ने देखा है, तो ये बात अच्छी नहीं, तो आप आके बैठ के तो हमारे ऑफिस में बात करें। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरा बेटा काम पे गया हुआ, मेरा बेटा आता तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ, और मेरा वकील भी नहीं है, मैं वकील से बात कर लेती हूँ, तो हम आपके ऑफिस आ जाते हैं। वकील का क्या, वकील क्यों? वो उनने मुझे अकेले को बुला रहे थे ना, अपने ऑफिस से अकेले को बुला रहे थे, कह रहे थे आप किसी को साथ ना लेना, आप अकेले आ जाओ, कुछ भी नहीं है, हम आपके बेटे हैं। तो ये इतना बड़े लोग हैं, ये मार रहे थे आपको को आप इनको अपने पास वकील लेके जा रहे थे? मार ही रहे थे। इकरार रोशन मुझे एक बार नहीं, मुझे 50 बार वो धमकियां दे चुका है। उसने कहा जी मैं आपके खिलाफ FIR करवा रहा हूँ, मैं आपको उठवा लूंगा, आप मुझे नहीं जानती, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे तो उसका डर था, वह इसलिए अपने वकील को साथ लेके जाना चाहती थी। और मैंने उसको बोला था भी आप ऐसे करें, हम आपके शो में आते हैं। मेरे वकील साहब ने भी बात की थी, उसने कहा हम आने को तैयार हैं। हमारे साथ आगे बंदा जो है जिम्मेदार, वो कौन है बैठने वाला? अच्छा। उन्होंने कहा आप आ जाएं, आगे जो बंदे हैं ना, इकरार रोशन को हम बुला लेंगे, तो आप आ जाए। मैंने उसको बोला इकरार रोशन तो यहाँ लाहौर में है, तो मेरे वकील साहब ने कहा भी हम आ जाएंगे। तो मैंने जब उसको दोबारा उसने मुझे कॉल की, तो मैंने कहा आप ऐसे करें, उसने कहा जी आप अभी आ जाओ। मैंने कहा अभी आ जाते हैं। तो मेरी इकरार रोशन से वजह से मैं आ रही हूँ ना, इकरार रोशन के मामले में आ रही थी, इकरार रोशन से मेरी बात करवा दे, मैं अभी आ जाती हूँ। उसने कहा जी ठीक है, मैं आपकी बात इकरार रोशन से करवा देता हूँ। लेकिन उसने मेरी इकरार रोशन से बात क्या करवाने से उसने नंबर ही बंद कर दिया। अच्छा अम्मा जी, आप मुझे ये बताएं कि शुरू से लेकर अब तक इकरार के खिलाफ कितनी वीडियोस बनाए आपने? इकरार के खिलाफ 18-19 वीडियो हैं। 18-19 वीडियो। उनमें से कितनी यूट्यूबरों ने वीडियो चलाई है? उसमें अभी 3-4 जो है ना लोग, उनके चैनलों पे अभी भी चल रही है, और बाकी हटाए? बाकी हटा दी रोशन। एक ओके ओके माँ जी, इन 18 वीडियो में इकरार ने ये सारा कुछ, नाज़रीन ये आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। माँ जी कह रहे हैं कि 18 वीडियो बने हैं, उनमें से 3 अब भी मौजूद हैं, बाकी 15-16 उनको हटाए गए हैं, या जो भी मामला है वो अलग बात है। इकरार भाई, इन 6 सालों में आपने इनके ऊपर छापा क्यों नहीं किया? इन 6 सालों में आपने इनको बेनकाब क्यों नहीं किया? आपके खिलाफ तो सिर्फ मेरा तो लास्ट वीडियो था ना, मेरी वीडियो की वजह से जो आपने मेरी अपनी चैनल पर मेरी वीडियो भी चलाई है, और मेरी वीडियो से आप बड़ा कोटे हैं। इकरार भाई, मैं नहीं समझता हूं कि इन 6 सालों में आपने इनको बेनकाब क्यों नहीं किया। इस सवाल का जवाब आपने मुझे नहीं, क्योंकि मेरा आपके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लोग कमेंट्स में देंगे कि 6 साल आप कहां थे, और 6 सालों में आपने इनका पर्दाफाश क्यों नहीं किया। माँ जी, इन 6 सालों में इन्होंने आपका पर्दाफाश क्यों नहीं किया? वजह वैसे ये तो सरेआम है ना, ये तो कहीं भी जा सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं, हाँ इसने एक और बात भी की है कि हमने इनकी खुफिया रिकॉर्डिंग बनाई है, वो भी आप लोग देखें। ठीक है। उंगली से लगा उंगली से भी सूख जाए। ये आप लोगों ने देखी है, ये कह रहे हैं कि बकरे का कलीजी से ये लगा रहे हैं, और इनका वालिदी उनके आंखों पे ये सब कुछ लगा रहे हैं। तो भाई आप तो मुझसे ज्यादा आपको कोई भी नहीं जानता, ये तो आपको भी पता है और आपकी टीम को भी पता है। मैं उनके साथ घुमा फिरा हूं और आपके साथ मेरी बात भी हुई है। मुझसे ज्यादा आपको कोई भी नहीं जानते कि आप प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। और अब भी जो मेरे पास सबूत है, मैंने तो आपको कहा ना, लाइव वीडियो पे आएंगे तो वो सारा सब कुछ दिखाएंगे आपको और आपकी उसी टीम को जिसको आपने यहाँ पर भेजा था। तो बात आते हैं इस पर कि आप तो हर जगह, आप तो थानों पे भी जाते हैं, कभी आप तो असेंबली में भी पिस्तौल लेकर गए थे। यार इकरार भाई, आपने जब इसकी वीडियो बनाई, छापा क्यों नहीं किया? रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा उस टाइम? वहां पर इनको पकड़ लेते। 6 साल बाद आप आ जाते हो, मेरे वीडियो पे बड़क उठते हो और कहते हो कि इन्होंने ये किया है, वो किया, ये किया, वो किया। 6 साल आप कहां थे? ये तो सरासर, अगर ये लोग फ्रॉड थे तो आप ये जवाब मुझे नहीं, कमेंट्स में लोगों को आपने देने हैं। मजी आप मुझे बताएं कि 6 साल में इन्होंने आपको बेनकाब क्यों नहीं किया? 6 सालों में इसने इसलिए हमें बेनकाब नहीं किया, जो इसके पास मेरी बेटी का 1 करोड़ रुपया था। अगर ये हमारे पास आता तो इसको वो 1 करोड़ 10 लाख रुपया जो इसके पास था वो इसको देना पड़ता था, क्योंकि इसने तो मेरी बेटी के पैसे जो इकरार की टीम ने हड़प कर ले थे, तो हमें कैसे देता?
اور یہ سچا ہوتا تو ہمارے پہ آتا نا, جیسے سندھ اسمبلی میں چلا جاتا, جسے اور لوگوں کے پاس چلا جاتا اپنے کیمرے لے کے, یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے, تو اس نے سرے عام کیا. سرے عام وہ ہوتا, یہ ہمارے گھر پہ آتا. اللہ معاف کرے, ہمارے گھر پہ کوئی ڈی آئی جی کا گھر نہیں ہے جس کے بعد سیکورٹی اتنی کھڑی اقرار حسن کو کوئی آنے نہیں دیتا. اقرار حسن ہمارے, ہم غریب ہیں, ہم رینٹ پہ رہتے ہیں, اقرار حسن ہمارے گھر آتا اور سرے عام کرتا, تو میں دیکھتی واقعہ سرے عام کا نمائندہ اور سرے عام یہ کر رہا ہے. اقرار حسن شرم آنی چاہیے آپ کو, چولو بھر پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے. میرے زبان جو ہے زیب تو نہیں دے رہی اور میرے ضمیر اجازت نہیں دے رہا, اور آپ جیسے آپ غلیظ انسان ہے, غلیظ کو غلیظ زبان میں بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, اس کو اسی زبان میں بتانا چاہیے جو ہم کیا کر سکتے ہیں. کنٹرول. اماں جی آپ کی جذبات کا میں قدر کرتا ہوں. دوسری بات, انہوں نے یہ کہا تھا یہ 18 لاکھ والے چیک کا معاملہ اور 10 لاکھ کا چیک کا معاملہ, اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی آپ نے کو کیمرے, اور میں نے آپ کو کہا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کہا کہ اقرار آئے, ایک سائڈ پہ وہ بیٹھے گا, دوسرے سائڈ پہ میں بیٹھوں گی, بیچ میں قرآن ہوگا. اقرار بھی قرآن کرے گا اور آپ بھی قرآن کرے گا. کہ اقرار نے آپ کو کتنا پیسے دیے, اور یہ جو چیک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. چیک کی بات یہ ہے, جب میں نے 1 سال تک 2016 میں 2 جولائی کو ہم واپس آ گئے تھے, 2017 میں جب میں نے اس کو پیسے مانگتی رہی 1 سال پورا, یہ ہمیں لارے لگاتے رہے, آج دیتے کل دیتے, کامران, عدیل, سید وسیم, اقرار حسن, ان نے کہا جی ہم آج دیتے کل دیتے, اور ان نے میرا موبائل بھی ہیک کروا لیا. جب میں نے اس کو بولا نا آپ کے سارے پروف میرے پاس, اس نے میرا موبائل بھی ہیک کروا لیا. اور جب میں سارے آپ کے سوالوں کو جواب دے رہی ہوں, اس کے گھر میں جب حسن ٹاؤن میں گئی, کوئی میڈیا والا مجھے لے کے گیا تھا, اور اس کی مامی جو ہے اس نے اس کی والدہ سے میری بات کروائی, اس کے بھائی سے میری بات ہوئی, اس کی مسز سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا بھی اس بچی کے جو پیسے ہیں نا آپ کے پاس وہ دیں, وہ ان کی گھر کی, وہ یہ اقرار حسن جو ہے نا اس کی نے. اس کے بعد جب ہماری اور ویڈیو آتی رہی, یہ اقرار حسن کیوں خاموش رہا. ہماری اس کے بعد تقریباً 10-12 ویڈیو آئی, اس ٹائم اس نے سرے عام آ کے کیوں نہیں کیا, کیونکہ یہ جھوٹا تھا, سرے عام نہیں کر سکتا تھا. جب اس کے بعد میں نے کہا بھئی میری بیٹی کے اتنے پیسے ہیں, 2017 میں اس کو میں نے عدالتی نوٹس کرایا, اور وہ نوٹس اقرار حسن کو, اقرار حسن کی پوری ٹیم کو ہے, اور تمام لوگ وہ نوٹس جو میں نے کروایا نا وہ دیکھیں. نوٹس بھی آپ لوگ دیکھیں, جو نوٹس کی بات کریں وہ بھی آپ لوگ ایک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم جھوٹے ہیں تو وہ نوٹس میں نے اس کو کیوں کروایا. اور اس کے بعد اقرار حسن کیا کیا, جب میرے پاس سید باسق آیا تھا, میں پہلے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا, ابھی میں سب لوگوں کو میں واضح کر دوں گی. سید باسق آیا میرے پاس, علی ناصر آیا میرے پاس, اور ایک اور علی ہے وہ میرے پاس آیا, اور جس میں حارث بھٹی میرے پاس آیا, یہ سب لوگ میرے پاس آئے. اور ان لوگوں نے جب ویڈیو بنائی نا, سب سے پہلے اس نے وہ جو جھوٹے چیک ہے نا جو اقرار حسن نے بنایا, وہ بنا کے اس نے سید باسق کو دیے. یہ چیک میں نے ان کو دیے, وہ چیک یاسمین کے ابو کے نام پہ تھے, 18 لاکھ کا چیک, اور 9,90,000 کا چیک جو ہے وہ بھی یاسمین کے ابو کے نام پہ تھا. اور جو بندہ اردو میں اپنے سنیچر صحیح طریقے سے اپنے سائن نہیں کر سکتا تو وہ انگلش میں کیسے لکھ سکتا ہے. وہ چیک ابھی موجود ہے, تمام لوگ وہ چیک دیکھیں. اور میرے ہسبینڈ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی ہم لگائیں گے, اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو سنیچر ہوئے وہ دیکھنا. آئی ڈی کارڈ کے اوپر اس نے انگلش میں کیوں نہیں کیا, کیا مسئلہ تھا. یہاں اقرار حسن سے کیا تھا, اقرار حسن تو انگلش میں سائن کر دیے, وہ پہلے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بنا نا, ابھی تو نہیں بنا. اس کے اوپر دیکھو اردو کے سائن ہے یا انگلش کے سائن ہے. وہ چیک جو ہے اس نے جھوٹے 3 چیک بنا کے وہ دیے. وہ چیک کس نے مجھے دیے تھے, وہ اس نے کیش نہیں دی تھی, میں کسی اور بینک میں وہ رکھ لوں, اور بینک اکاؤنٹ آپ لیں اور میرا آئی ڈی کارڈ لیں اور میری اسٹیٹمنٹ نکالیں. 2002 جولائی اس کے شو میں گئے تھے, اور 1 سال کی پوری اسٹیٹمنٹ وہ لیں. جو ان لوگوں نے مجھے 12 لاکھ روپیہ کیش دیا تھا, جھوٹے انسان, آپ نے تو کیش دیا تھا, آپ چیک کی بات کر رہے ہیں. تو میری بات بھی ہوئی تھی نا آپ سے, میں نے آپ کو بولا تھا وہ کامران 52 لاکھ کا چیک میرے گھر جب آیا, کامران 52 لاکھ کا چیک مجھ سے سائن کروا کے لے کے گیا. ایک اس نے 12 لاکھ کا چیک سائن کروایا. وہ کرن کو لے کے آئے سامنے, آپ بیٹھے ہیں سیٹ پہ بیٹھے ہیں, کرن کو لے کے آئے. کرن مجھے خود کال کی تھی, جو میں نے میسج آپ کو سینڈ کیے تھے, جس میں 9 لاکھ کا چیک ہے, 18 لاکھ کا چیک ہے, 12 لاکھ کا چیک ہے. وہ پیسے سارے آپ کے پاس ہی ہے نا. وہ چیک کس بینک میں کس جگہ پہ وہ چیک کیش ہوا ہے وہ بتائیں نا. اور میرے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ لے, میرے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ میں وہ جتنے پورا سال گزر گیا تھا, 13 لاکھ کچھ روپے ہیں میرے اکاؤنٹ میں.
وہ پیسے جو 10 لاکھ مجھے آپ نے دیا تھا کہ میں گھر نہیں رکھ سکتی تھی, ہم غریب لوگ تھے, وہ میں نے بینک میں رکھا دیے تھے, وہ ڈیٹ بھی اب اسٹیٹمنٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ 13 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں تھا, کچھ اوپر پیسے تھے. تو آپ نے جو یہ ابھی FIR کروائی ہے یہ ساجد نواز سے, صدف سے اور وسیم سے, وہ سید جو ہے آپ کا وہ اس پہ آپ نے کروائی ہے, وسیم ہے یا دل ہے کیا اس کا نام, اس کے اوپر جو آپ نے FIR کروائی ہے اس پہ اوپر لکھا نہیں یہ لاہور کا ایک فیملی آئی تھی, اور مقبول جو لاہور سے جس کی فیملی آئی تھی وہ مقبول کے نام کا چیک تھا, وہ کراچی میں کیسے ہو گیا؟ وہ تو مجھے بتائیں, آپ سید ہیں وہ تو بتائیں, سید کو اور پاکستان پاک کو مانتے ہیں, اس گھرانے کو کیوں لیک لا رہے ہیں؟ جن کی بات کر رہے ہیں وہ چیک آپ نے کراچی میں کیسے کیش کروا لیا؟ مقبول تو لاہور میں, چیک وہ کراچی میں کیش ہوا, وہ FIR آپ نے کروائی, لوگوں کو صرف ڈرامہ کیا. جب بشرا میرے پاس آئی آپ نے وہ ان کے اچھا ہاں ماجی ایک منٹ, سید ہے, میں بھی, میرا نام بھی اصغر علی شاہ ہے جو فیملی نام ہے, میں بھی الحمدللہ سید ہوں خاندان سے, لیکن پلیز میں بھی شاہ ہوں, آپ بھی شاہ ہو, میں بھی سید ہوں, آپ بھی سید ہو, سیدوں کا نام بدنام مت کرے پلیز. ماجی ایک ویڈیو میں اور بے نقاب کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ویڈیو چل رہے ہیں اس یاسمین ہیں خون کی الٹیاں کر رہی ہے, یہاں پر ان کی خفیہ انفارمر آئی تھی, ان کا نام ہے بشرا, وہ آئی تھی, یہ وہی جگہ ہے. اگر بشرا کے سامنے یہ خون کی الٹیاں کر رہے ہیں تو کیا آپ میں اس میں شاید آپ بھی اس میں ملوث ہوں گے نا, کیونکہ آپ کی ٹیم نے بھی اس کے ساتھ کچھ رابطہ ہوگا, پھر آپ کی ٹیم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ بشرا کو تو میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا, اس کو میں بلر کیا جا رہا ہوں, لیکن آپ لوگ دیکھ رہے یہ اقرار خود جانتے ہیں کہ یہ بشرا ہے, یہ وہی لڑکی ہیں جو ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ خون کی الٹیاں کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی ٹیم آئے تھی اور ان کے پاس کہ میں آپ کا ویڈیو بنا رہا ہوں, اس ٹائم بھی تو یہ خون کی الٹیاں کر رہی تھی, تو کیا یہ وہ جھوٹ تھا؟ اچھا دوسرا ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. آپ کو ہمارے گھر اقرار نے بھیجا ہے جو ہماری ویڈیو وغیرہ بنائی ہے؟ ابھی نہیں, پہلے جو ہماری ویڈیو اپنا کے سارے لے کے گئے ہیں. ہاں جی, ریکی کے لیے مجھے ٹیم آؤ مدد کرے جو ہے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور ریکی کریں. آپ نے ان کو کیا رپورٹ جو بھی تھی, میں ہم جو ہماری باتیں ہوتی تھی آپس میں, نے ان کو بتائی کہ یہ چیز ہے, ایسے ہے ایسے ایسے, میں نے ان کو بتایا. انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب انکوائری لگی ہے, انکوائری لگنے کے بعد جب کامران گلٹی نکلا ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کامران کو بچا کے تو صدف بھابی کے خلاف, ساجد نواز کے خلاف پرچہ کروا دیا کہ وہ بچے اور یہ دو. اقرار کا ہم لوگوں نے خود بتایا تھا نا آپ کو. جی جی, کیونکہ مجھے پتا تھا, مجھے تو پتا تھا, تو میں نے جب آپ ہمارے گھر آئے تھے نا, میرے بیٹے اس ٹائم وہ ویڈیو میں آپ سن لیں, میرے بیٹے اس ٹائم کہا تھا کہ بہت زیادہ لوگوں نے پہلے بھی ہمارے نام پر چیک دے کے, تو یعنی کہ ہم تک پیسہ نہیں پہنچا, تو لوگوں نے اپنی جیبیں بھری. اس ٹائم ہی میرے بیٹے نے خود آپ کو بولا تھا. بالکل, تو یہاں بیٹھ کے اس نے بولا تھا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, رمضان کا مہینہ, مجھے رمضان کی مار لگے گا میں جھوٹ بولوں, میں اپنی فاؤنڈیشن کی طرف سے آئی تھی اور مجھے یہ چیز اقرار بھائی نے کہی تھی کہ یہ جا کے وہاں پہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اس ٹائم میں, یعنی کہ آپ کو اقرار کس وجہ سے بھیجا تھا, اور نہیں کون سی ویڈیو اس ٹائم ہماری اپلوڈ ہوئی تھی؟ پہلی ویڈیو, سب سے پہلی ویڈیو جس میں آپ بیان دے رہی ہیں کہ نہیں وہ کیا تھا, ناصر علی کی, نہیں باسط کی نہیں تھی, باسط سے پہلے سب سے پہلی جو ویڈیو اقرار کے بارے میں کا کام کرتا. اچھا وہ سب سے پہلی ویڈیو جس میں آپ نے سب سے پہلے کہا تھا, ظاہری بات ہے وہ ویڈیو ان تک پہنچی نہیں, اس کی ویڈیو تھی مجھے پتا ہے, وہ ویڈیو ان تک پہنچی, ٹھیک ہے, وہ جب ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا یہ کیا سارا سین ہے, یہ ہمیں کہا گیا, یہ ہمیں کہا گیا. جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو وہ اقرار تک پہنچی. ہاں جی, تو اقرار آپ کو کہاں ملا؟ اقرار مطلب میں ان کے ساتھ ریکیاں کرتی ہوں. نہیں پہلے آپ اس کے ساتھ پہلے ریکیاں کرتی تھی میری. ہاں جی, اور میں ان کے لیے ریکیاں ابھی سے نہیں کرتی ہوں, تقریباً 2 سال سے کرتی ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ آتی, تقریباً ہاں 1.5 سال ہو گیا کہ میں ان کے لیے ریکیاں کرتی ہوں. ان کے کام بہت ساری میں نے ریکیاں کی ہیں, تو ان کو بھی پتا تھا کہ ہماری NGO ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو
NGO کے थ्रू भेजें कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, दिस एंड दैट जो भी है। तो मैंने जो रैकी वो की थी वो मैंने इकरारुल हसन भाई के कहने पे की थी। इज दैट क्लियर? अच्छा, इकरार हसन के कहने पे आप हमारे घर आई थी? जी। उसने कहा था पता करें ये सच है या झूठ है। जी। जो वीडियो आप बना के लेके गए थे, जो हमारी वीडियो आप बना के ले गई थी, मेरा आपसे सवाल है, वो वीडियो आपने किसी को दी? इकरार को दी? तो आपने जो दूसरा पैसों वाला कहा था कि वो मेरे पास डोनेशन वो कर रहे हैं जिधर आप लेके गई थी। हाँ, बुशरा हमारे पास आई थी, ठीक है। तो जब दोबारा आई तो मैंने उससे ये सवाल किया कि आप कह रहे कि वो इकरार के हवाले से, हाँ, कि आपने यास्मीन के बारे में रिपोर्ट बनाई और इकरार को दी, ठीक है। तो इकरार ने क्या रद्द अमल किया? तो उसने कहा जी जब कामरान गिल्टी निकला, इंक्वायरी लगी ARY पे कि ये पैसे किसने खाए यास्मीन के, इंक्वायरी लगी तो उन्होंने कामरान को बचाने की खातिर, जो कामरान इनका राइट हैंड है इकरार का, उसको बचाने की खातिर साजिद नवाज और सदफ पे FIR करवा दी कि वो पैसे खा गए। ये बुशरा का बयान, इसमें आप ये वीडियो ब्लर नहीं ये आप लोगों ने दोबारा सुनने, ये बुशरा की बयान है, ये आप लोगों ने दोबारा सुनने ये बुशरा क्या कह रही है जी। ये वीडियो आप ब्लर नहीं करेंगे। जब वो टीम बन के आई थी, ठीक है, वो आप बेशक ब्लर करें, लेकिन ये ऑन द रिकॉर्ड वो बात कर रही है कि जी मैंने इकरार को ये बताया कि बच्ची वाकई बीमार है। अच्छा, ठीक है। जब वो घर में आई उसके सामने आपने देखा, वीडियो भी सबने देखी कि इसको खून की उल्टियां आ रही हैं। तो मेरी एक हाँ, बुशरा हमारे पास आई थी, ठीक है। तो जब दोबारा आई तो मैंने उससे ये सवाल किया कि आप कह रहे कि वो इकरार के हवाले से, हाँ, कि आपने यास्मीन के बारे में रिपोर्ट बनाई और इकरार को दी, ठीक है। तो इकरार ने क्या रद्द अमल किया? तो उसने कहा जी जब कामरान गिल्टी निकला, इंक्वायरी लगी ARY पे कि ये पैसे किसने खाए यास्मीन के, इंक्वायरी लगी तो उन्होंने कामरान को बचाने की खातिर, जो कामरान इनका राइट हैंड है इकरार का, उसको बचाने की खातिर साजिद नवाज और सदफ पे FIR करवा दी कि वो पैसे खा गए। ये बुशरा का बयान, लेकिन ये ऑन द रिकॉर्ड वो बात कर रही है कि जी मैंने इकरार को ये बताया कि बच्ची वाकई बीमार है। अच्छा, ठीक है। जब वो घर में आई उसके सामने आपने देखा, वीडियो भी सबने देखी कि इसको खून की उल्टियां आ रही हैं। कि आप तो सब कुछ एक्सपोज करते हैं, लोगों को पूरा करते हैं। वो कलेजी फिर कौन लाया था हमारे घर में? बुशरा लेकर आई थी, बुशरा लाई थी। वो कसाई कहाँ पे है? वो कसाई को एक्सपोज करे, वो कसाई सामने लाए जिससे कलेजी लाते। और सेकंड, अगर वो कलेजी बुशरा के घर में एक्सपोज होगी तो हमारे घर में भी तो बुशरा ने खुफिया वीडियो बनाई है, तब कहाँ थी वो कलेजी? तब बुशरा दिखाती ना कि ये देखें ये अपने ही घर में लगा रही है ब्लड। और सेकंड एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि यासिर शामी की वीडियो लाइव जाती है डेली पाकिस्तान फेसबुक पे लाइव। लाइव का क्या मतलब होता है कि बराह रास्त चल रही है, बराह रास्त आवाम देख रही है, बराह रास्त में कलेजी का खून कहां से लग गया। ARY की सेट की आप लोगों ने वीडियो देखी, ARY के। अच्छा नाज़रीन, ये मैं दोबारा भी आप लोगों को दोहराना चाहता हूँ कि ये यास्मीन वहां पर बैठी हुई है और इकरार उल हसन यहाँ जमीन पर बैठी हुई हैं और इनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। एक सवाल उठता है, इकरार भाई आप नीचे बैठे हुए हो और यास्मीन सोफे पे बैठी है, आप ये देखिए, ये आपने देखी। आपके सेट पे बड़े बड़े लोग होते हैं, खुफिया कैमरे लगे होते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं। इस सीट पे चलो मैं मान लेता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि इन्होंने यहां पर कलेजी लगा के दुपट्टे के नीचे और यहां तक इन्होंने पाइप लेकर आए हैं, ठीक है। और यहां कलेजी से खून आते इनके आंखों से निकल जाते हैं। मान लिया 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया कि इन्होंने सर पे कलेजी लगा के यहां पर वो फिटिंग करवाए हैं, ठीक है। आपके शो में ये जब आई थी और आपके साथ बैठी थी तो ऐसे तो नहीं है ना कि 1 मिनट के लिए वहां पर आई थी। यास्मीन कितना टाइम लगाया था वहां पर? ये जो सोफे पे आप बैठी हो और ये जो इकरार आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, घंटा तो लगाया होगा ना आप लोगों ने वहां पर? घंटे से ज्यादा 2-2.5 घंटे का। 2-2.5 घंटे। या तो आपने इनको वरगला पसला कर इनको ये लालच दिए कि आप कलेजा लगा के हम लोगों को गुमराह करेंगे, या तो आप इसमें पूरा मुलविस हैं। लेकिन यार आपके इतने बड़े शो में लोग बैठे हैं, वहां इसके आंखों से खून निकल रहे, तो ये क्या है यार, क्या है ये यार? अच्छा यास्मीन, दूसरी बात इन्होंने जो बात की है, अच्छा तीसरी बात,
میرے پاس ایک اور ویڈیو ہے, وہ بھی آپ لوگ دیکھیں. اور یہاں پہ سب ڈاکٹر تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی 10 ڈاکٹر ہوں گے, یہ تماشا صرف یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ بچی کی کیا حال ہوئی ہے, یہ دیکھیں. ہم ایمرجنسی میں لے کے آئے ہیں, کوئی ڈاکٹر بات نہیں سن رہا ہماری. یہ آرمی کا ہاسپٹل ہے اور آپ دیکھیں یہ کیا ان کا حال ہے. سب فونوں پہ اپنے پہ لگے ہوئے ہیں, کوئی پیشنٹ کو نہیں دیکھ رہا ہے. سب ڈاکٹرز نرس یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں کو پاس رکھیں. یہ زیادتی آپ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کوئی کرنل جنرل کی بیٹی ہوتی ہے, آپ لوگ کتنے کیس کرتے ہیں. کہاں انسان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں آپ لوگ. کیوں ہو رہے ہیں آپ نے ہمیں پکڑا, آپ سے ہاتھ سے چھیننا, کہاں چھیننا. یہ آپ لوگوں نے دیکھی, یہ فوجی فاؤنڈیشن آرمی کا, یہ آرمی کا کیا ہے ہاسپٹل ہے جی, یہ آرمی کا ہاسپٹل ہے, فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل, جو کہ لاہور میں آرے بازار جو ہے اس کے قریب ہے. یہاں پر یہ جو لڑ رہے ہیں آپ کی ماں جی, اور یہاں پر یہ بیڈ پہ پڑی ہے, تو وہاں پر آپ لوگ چندہ مانگ رہے ہیں, ڈاکٹر کو بھی گمراہ کرے کیا ہے؟ یاسمین کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ہم فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل اس کو لے کر گئے. جب ہم وہاں لے کر گئے, آپ لوگ بیڈ پہ بھی دیکھ رہے تھے, انہوں نے جو ہے نا چیک اپ نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ سیریس ہے, آپ لوگ انہیں کہیں اور لے جائیں. جبکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کو کہیں بھی لے کے جاتے, اور ہم ان سے بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے اور وہ اپنے کاموں میں مگن تھے. اس وجہ سے ہماری ان سے لڑائی ہوئی نہ. تو تب ہم ان سے کوئی وہاں پہ ہم ان سے پیسے مانگ رہے تھے, اور یہ اس کے بعد ہم سروسز ہاسپٹل لے کے گئے. میرا پورے پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا سے کھلا چیلنج ہے کہ پاکستان کے جو یہ لاہور کے ہاسپٹل ہے, گنگا رام ہاسپٹل, شیخ زائد ہاسپٹل, سروسز ہاسپٹل, شالیمار ہاسپٹل, کھلا چیلنج ہے, جا کے ریکارڈ چیک کریں. اگر یاسمین وہاں ایڈمٹ رہی ہے, ڈاکٹر ملے ہوئے ہمارے ساتھ, حکومت ملی ہوئی ہے, کون ملا ہوا ہے؟ اقرار بھائی بات وہ کرے جس میں کوئی پروف ہو. ٹھیک ہے اقرار صاحب, آپ سرعام کرتے ہیں, آپ ہمارے گھر آئے, ہم تو رینٹ کے مکان پہ رہتے ہیں. اور ایک اور آپ کے سوال کا میں یہ جواب دوں گی کہ جب سرعام والوں کے پاس میری والدہ 2016 میں گئی تھی, فیصل بھٹی نامی, جس کو آپ نے نکال دیا ہے, جس نے یاسمین کے بارے میں بات کی حق پہ, انہوں نے نکال دیا اسے ایئر وائی سے. فیصل بھٹی ہمارے گھر آیا اور اس نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ اس نے خفیہ کیمرہ لگایا ہوا ہے. جو ویڈیو میں یاسمین چارپائی پہ رو رہی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں, وہ ہمیں ایئر وائی کے سیٹ پہ جا کے پتا چلا کہ وہ فیصل بھٹی جو ہے وہ خفیہ کیمرہ لگا کے یہ تصدیق کرنے آیا تھا کہ واقعی بچی خون کے آنسو روتی کہ نہیں روتی. ایک اور پوائنٹ کہ جب ہم لوگ ایئر وائی کراچی گئے, فرسٹ ٹائم کراچی گئے, ہمارا کارڈ سے چیک کریں, آن دا ریکارڈ چیک کریں, فرسٹ ٹائم کراچی گئے. نہ تو ہمارا کراچی میں کوئی جاننے والا, ہوٹل ان کا, نمائندے لینے لے جانے والے ان کے, سیٹ ان کا. ٹھیک ہے, ان نے کتنے خفیہ کیمرے لگائے ہوتے ہیں. جب سیٹ پہ گئے ہیں, چیکنگ کر کے جاتے ہیں نا اندر, کسی بھی جگہ پہ اتنے بڑے آپ سیٹ پہ جا رہے, چیکنگ کر کے جا رہے. کلیجی کس نے لے کے دی؟ یا تو پھر آپ نے لے کے دی, آپ کی ٹیم والوں نے لے کے دی. مجھے یہ بتائیں کہ تب آپ کہاں پہ تھے گھر سے, جب آپ کو نہیں پتا چلا کلیجی ہے؟ ہم نے اتنے دنوں کے لیے کلیجی محفوظ کی ہوئی تھی. یہ بس آپ بتائیں کہ تب سیٹ پہ کس نے کلیجی لے کر دی, یا تو آپ نے لے کے دی ہوگی, یا مرحوم جنید جمشید صاحب نے, یا وسیم بادامی نے. 3 مین بندے. اور جب یاسمین سیٹ پہ گئی ہے, وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں, وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھیں. یاسمین کمرے میں آ رہی اقرار کے پاس, ساری بات ہو رہی. اقرار نے کہا سیٹ پہ ملتا ہوں. سیٹ پہ گئی, اس کی طبیعت خراب تھی. اقرار بھائی نے کہا جی آپ جائیں اس کے ساتھ. یاسمین کس کے ساتھ؟ صدف کے ساتھ اور کامران کے ساتھ. صدف اور کامران کے ساتھ واش روم, اور اپنا فیس واش کر کے آئے. ساری آڈینس تھی, منہ دھلوا کے لے آئے, نقاب ہٹائے. نقاب میں آپ ویڈیو دیکھیں کہ اس نے حجاب کیا ہوا ہے. کہیں سے کوئی پائپ نظر آ رہا ہے کیا؟ اندر سے انہوں نے ڈالا ہوا ہے پائپ, کیا انہوں نے جو جسم ہے, جو گوشت ہے, گوشت کے اندر سے ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ صاف کرتے جا رہے, پھر بھی بلڈ آتا جا رہا ہے. یہ ویڈیو دیکھیں نا کہ پاؤں میں وسیم بادامی اور اقرار الحسن, انہوں نے یہ سارا ڈرامہ صرف اسی لیے رچایا کہ پاکستان کے یہ نامور اینکر کو ہم نے جب ایکسپوز کیا ہے,
पहली दफा ये लोगों को एक्सपोज करते हैं। पहली दफा हमने एक गरीब घराने ने, गरीब यास्मीन ने, एक मजलूम ने, एक जो है ना हमारे अबू माली का काम करते हैं, उनकी बेटी ने जब एक्सपोज किया ना तो इन्हें तो फिर लग गई आग। इन्होंने ये झूठा ड्रामा और हक खतीब वाली बात, आप मुझे बताएं कितने लोग दम करवाने जाते हैं पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हमारी बच्ची बीमार है, हम कहीं से दम करवाए ठीक हो जाए। जब मामा आपके सेट पे आए थे के सेट पे, तो कामरान ने हमें बाहर रोका था। तकरीबन मेरा ख्याल है कि उसने यही कर ला कि जितना कोई 2 कनाल जितना उसने सफर हमें बाहर रोका था, उसने कहा यहाँ आप रुक जाओ, मैं आपको लेने आता हूँ। हम बाहर रुके और हमारे दाएं बाएं तकरीबन 10 से 12 कैमरे थे, और हमारे दाएं बाएं 10-12 कैमरे थे, और हमारे फ्रंट पे भी कैमरा था। और जब हमें अंदर एयरवाई के सेट पे अंदर लेके आए, फिर इनने हमें वो अदील के पास बैठा दिया, और अदील के पास बैठाया, और कामरान ने कहा मैं दोबारा कैमरे जो है वो सेट कर लूं, और दोबारा कैमरे सेट करके आपके पास लेके गया। उस टाइम वो यास्मीन की आंखों से, जो आपके दफ्तर में, जो आपका सेपरेटर दफ्तर है उसमें है, उसको खून के आंसू आ रहे थे। तो वो कहाँ पैप लगा हुआ था, या उस टाइम वो कलेजी थी जो 12 कैमरों के सामने हम आ रहे थे, एक कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे। जब आपके सेट पे गए थे जहां हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो यहाँ तो 100 के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। अभी आप हाजिर ईमान बताएं कितने कैमरे लगे हुए? 100 के ऊपर कैमरे लगे हुए, पूरा सेट जितना एयरवे का सेटअप है ना उसके ऊपर। तो यहाँ पे बकरे की कलेजी क्यों नहीं नजर आई? वो बुशरा शकील के घर कलेजी नजर आनी थी, जो आपकी, वो मैं उसको क्या बोलूं, मैं नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि आपको वहां बकरे की कलेजी क्यों नहीं नजर आई? 100 कैमरे के अंदर क्यों नहीं नजर आई? इकरार हसन, उस टाइम आप ये चीजें सारी क्लियर करता। जब उस टाइम मेरी बेटी आपके सेट पे बैठी थी, मैं बैठी थी, मेरा हस्बैंड बैठा था, उस टाइम बताते, उस टाइम आपने खुद बोला था, आप अपनी रिकॉर्डिंग में, आपके वीडियो में सुने, जब आपने कहा था मैं डॉक्टर को बुला के रिपोर्टें इसकी चेक करवाइए, ये वाकई बीमार है, वाकई इसकी चीज की जरूरत है, और कोई ये फिल्म का शूट नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये किसी चीज का कोई अफसाना नहीं है, वो आपके बकौल है, वो मैं नहीं बोल रही, विकरार हुसैन आप बोल रहे हैं। वो कहाँ से आई सारी चीजें, वो तो मुझे बताना। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये मेरी पहली गलती थी, वो तो ये भी कह रहे हैं। वो गलती इसलिए कह रहा है, अगर पहली गलती थी तो आपके पास वो अमाउंट नहीं आई थी, आपके पास वो डॉक्टर कहाँ गया? आप तो सबसे पहले आप डॉक्टर को लेके आता है, आपने डॉक्टर की बात की, वो डॉक्टर किधर है जिससे आपने चेक करवाया था? आप इतने बेवकूफ थे जो यास्मीन की रिपोर्टें दिखाने लग गए, और इतनी सारी आपने सर्विस हॉस्पिटल का नाम बता दिया, आपने अमीरुद्दीन कॉलेज का नाम बता दिया, आपने गंगाराम का बता दिया, किस किस हॉस्पिटल का आपने नहीं बताया था। इतने पागल हैं या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या तो आप खुद पागल हैं या लोग। अच्छा माँ जी, इकरार एक और बात भी कर रहे हैं कि ये धंधा कर रहे, कौन सा धंधे की बात कर रहे हैं? लेकिन चूंकि इन्होंने सारे मामले को एक कारोबार की शक्ल दे दी है, ये मामला एक धंधे का रुख इख्तियार कर गया है। वो इकरार हसन है, क्योंकि मैं औरत हूँ, मुझे औरत की इज्जत करना बेहतर मैं जानती हूँ और बेहतर समझती हूँ। और अगर जैसे आप जबान जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर मैं करूँ तो आप और मुझ में फर्क नहीं है, ठीक है? आप जिन लोगों को कहा ना ये धंधा करते हैं, और इस बेटी के साथ और रेप हुआ है, इस बेटी के साथ ज्यादती हुई है। यास्मीन से होने वाली पहली मुलाकात में हमें तो यास्मीन की माँ ने यहाँ तक बताया था कि यास्मीन को एड्स जैसा मूजी मरज है, और उसे ये बीमारी एक गैंग रेप के नतीजे में लगी है। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो आपका बहुत बुरा हिसाब करेगा, ऐसा हिसाब करेगा अल्लाह जो है ना, आपका बहुत तकड़ा हिसाब करेगा। और आप उल्टे पैरी इस यास्मीन से माफी मांगे कि अल्लाह मेरा सच्चा है, और वो सुनेगा इस बच्ची की जरूर पुकार। आपने हमें दुनिया में बदनाम किया ना, सिर्फ वो 1 करोड़ की खातिर आपने ये वीडियो बनाई है। सरेआम तो वो होता है जो किसी के घर जाके करो, ये किसी ऑफिस में करो, किसी हॉस्पिटल में करो। जब यास्मीन हॉस्पिटल में थी उस टाइम आपको नजर नहीं आता था हॉस्पिटल में आकर सरेआम? ठीक है माँ जी। अच्छा यास्मीन की तरफ आते हैं। यास्मीन, आप मुझे ये बताएं कि मुझे बार बार ये बात दोहराना भी नहीं चाहिए, यास्मीन जो इकरार ने आपके हवाले से बात की है, मैं नहीं करना चाहता, पिछले प्रोग्राम में भी आपने मुझे बताया था, वरना मैं नहीं करना चाहता था, किसी भी इंटरव्यू में मैं नहीं है, और ये प्राइवेसी के खिलाफ है। अगर आप इसको बहन मानते हैं ना, जैसे आपने आयशा के सर पे हाथ रखा था टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो इसको भी टीआरपी बढ़ाने के लिए हाथ रख लेते, लेकिन ये अल्फाज ना कह देते कि गैंग रेप, ये प्राइवेसी है, ये एड्स, ये गैंग रेप,
یہ جو ہے نا یہ اس نے بتایا نا, یہ اس کی زبانی ہے, پھر بھی آپ لوگ سن رہے ہیں. یاسمین سے ہونے والی پہلی ملاقات میں ہمیں تو یاسمین کی ماں نے یہاں تک بتایا تھا کہ یاسمین کو ایڈز جیسا موذی مرض ہے اور اسے یہ بیماری ایک گینگ ریپ کے نتیجے میں لگی ہے. جب گینگ ریپ ہوا ہی نہیں ہے, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی بات کر رہا ہے, اس کو خدا سے ڈرنا چاہیے. اور اگر یہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے تو کہاں ہے اس کے ایویڈنس دکھائیں نا کہ کہاں پہ ہے. صرف اور صرف اس نے گھما پھرا کے بیچ میں خطیب کو اور کلیجی ڈال کے, صرف گینگ ریپ ڈال کے, ٹھیک ہے, اس نے صرف اور صرف کہ میرے اوپر, اچھا اس نے سرے عام تب کیوں نہیں کیا جب ہم نے نوٹس کروائے تھے, تب یہ کہا تھا. 6 سالوں میں نام نہاد اقرار الحسن, اتنا بڑا اینکر پاکستان کا, اس نے صرف یہ ثابت کیا, 6 سال اس کو یہ ثابت کرنے میں لگے کہ جی آنکھوں سے خون آتا ہے وہ کلیجی کا تھا. اچھا یاسمین, آپ مجھے یہ بتائیں, دل تو بہت آزار کرے گا ان کے لیے, بہت بد دعائیں نکلیں گے ان کے لیے, لیکن ان کے بچوں کو آپ بد دعا نہ دو. اگر دینا ہے تو اس کو دینا, اس کی بیویوں کو نہ دے, اس کی ماں کو نہ دے, اس کے خاندان کو نہ دے. بد دعا دینی ہے تو صرف اور صرف اس کو دینا ہے جو کہہ رہے کہ گینگ ریپ. اس پہ میں کیا کہوں اقرار الحسن کو, صرف اتنا کہوں گی کہ مظلوم کی جو آیا نا وہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, اور جس کا کوئی نہیں ہوتا نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم پہ کوئی ظلم کر رہا ہو نا, تب تم اگر تم بولتے ہو تو اللہ کی قدرت خاموش رہتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر تم صبر کر جاتے ہو تب اللہ کا بدلہ شروع ہوتا ہے. اور جو بات اب اس نے اتنی گھٹیا, نیچ اور گری بھی کر دی ہے نا گینگ ریپ والی, تو میں اقرار الحسن کو کہہ رہی ہوں کہ اب ذرا تم بچ کے رہنا, کہ اب اللہ کے انصاف شروع ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی جو لاٹھی ہے بڑی بے آواز ہے, اور اللہ کی پکڑ تم تک ضرور پہنچے گی. اور تم کون ہوتے ہو میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے والے, میری پرائیویٹ زندگی کو اس طرح سے میڈیا کی زینت بنانے والے, تمہیں شرم آنی چاہیے. شیم آن یو اقرار الحسن, تمہیں شرم آنی چاہیے. تک میں تمہیں بھائی 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 کہتی آئی, تم نے میری عزت کا تماشا بنا کے رکھ دیا. اگر ڈاکٹر میں اور مریض میں ایک پردہ ہوتا ہے نا, اسی طرح سے اگر تم میرے بھائی بنتے نا, تم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, تو جو بھی پرائیویسی ہے تمہیں اس طرح سے میڈیا پہ فرض کرو بالفرض اگر کچھ ہوتا بھی تو تمہیں یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا, پہلی بات. اور سیکنڈ بات کہ اگر ایسا کچھ ہے تو مجھے دکھاؤ پھر. یہ گینگ ریپ والی آپ نے بات کر کے بہت 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 بڑی زیادتی کی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اینڈ پہ کس طرح طنزیہ الفاظ میں آپ جو ہے مسکرا رہے ہیں اپنے انٹرویو میں. آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے اے آر وائی کے آفس سے, آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے اے آر وائی کے آفس سے, آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے اے آر وائی کے آفس سے, آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے اے آر وائی کے آفس. آپ ہنس کے یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھندا کرتی ہیں, اور آپ کی اس گینگ ریپ والی بات سے مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑا, یہ میری ذات پہ کس شخص نے انگلیاں نہیں اٹھائی ہیں. آپ یہ بھائی نے پہلے بھی دکھایا کہ لوگ ویڈیو کالز کر کے, آڈیو کالز کر کے, ریگولر کال کر کے, میسیجز کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیں. آپ تو کیونکہ دھندا کرتی ہیں نا, ہم آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں. تمہارا تو پہلے بھی گینگ ریپ ہو چکا اور تمہاری مرضی سے ہوا. اس چیز کے لیے اقرار الحسن کو تو بالکل جواب دہ نہیں ہوں, اور نہ ہی پوری عوام کو, کیونکہ یہ گینگ ریپ کی بات کر رہا ہے. گینگ ریپ جب ہوا ہی نہیں ہے, میں اللہ معاف کرے میرے ساتھ جب کوئی ایسا معاملہ پیش ہی نہیں آیا, تو میں جواب کس کا دوں, میں کس بات کا تمہیں اس بات کے لیے جواب دوں. یہ تم اپنی وہ کہتے ہیں نا شرم میں خود ہی گرو گے. جو تم نے اتنی بڑی بات کی ہے نا, یہ تو تمہیں ایک تو اللہ کی بھی پکڑ ہوگی, اور دوسرا یہ بھی کہ یہ تمہیں خود میڈیا پہ لائیو آ کے اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ یہ تم نے بات میری ذات پہ کیوں کی ہے آخر. اور میں کسی کو بھی جواب دے نہیں ہوں, کیونکہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہی نہیں ہے, تو میں جواب کس سے بات کروں. اچھا, اقرار الحسن نے ایک اور بات کی ہے, وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھیں. آپ 1 کروڑ روپے کھا جانے کا الزام لگا کر کسی یوٹیوبر کو انٹرویو دینے اور انٹرویو کے آخر میں اپنا نمبر دینے کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں ڈونیشن کی شکل میں کتنے لاکھ روپے آتے ہیں, یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی. اقرار بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی یوٹیوبر کو یہ بلاتے ہیں اور اس سے ویڈیو بنا کے اور اس میں اپنا نمبر ایڈ کر کے اور لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. اس معاملے میں آپ تھوڑا نظر ثانی کریں.
हाँ, ये इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी, ये सारा आपको हमने दिखाया है, हॉस्पिटल की तस्वीरें भी हैं, वो भी आप साथ चलाएं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज इसका चलता रहा है। तो मुझे इकरार साहब से ये सवाल करना है कि शालीमार हॉस्पिटल, ये जितने भी प्राइवेट शेख जायद हॉस्पिटल है, अगर वो फ्री इलाज करते हैं तो हमें भी बता दें। एक ब्लड की ड्रिप लगने के लिए शालीमार में 5000 से क्रॉस मैचिंग का है सिर्फ, और कई बंदे आते थे जिनका क्रॉस मैच होता ही नहीं था। आपको पता है हर बंदे का मैच नहीं करता, ओ पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप है। आप ये भी 7 तस्वीरें लगाएं जिसमें इसको ब्लड लगा हुआ है। अगर ये सारा फेक है तो ब्लड क्यों लगा रहे हैं? अगर ये फेक है तो ये इतनी महंगी रिपोर्टें जिसमें आगा खान की हैं, शालीमार हॉस्पिटल की हैं, चुगताई लैब की हैं, पाकिस्तान की नामवर लेबॉर्ट्रियां हैं, ये जो पैसा आया है, कह रहे हैं कि इलाज अब तक क्यों नहीं हुआ है, जब हमारे पास मुल्क से बाहर ले जाने के लिए पैसे हैं ही नहीं। जो हमें मुखैर हजरात थोड़ी बहुत डोनेशन करते हैं अपनी अस्तात के मुताबिक, हम जाते हैं, हमारे पास अगर कोई गाड़ी है वो भी दिखा दे कि इनके नाम पे गाड़ी है जिसमें वो लेके जाते हैं। हम जाते हैं कभी रिक्शे में, कभी गाड़ी में लेके बच्ची को, वो हमारा खर्चा। उसके अलावा जितनी मेडिसिन लगती हैं, मेडिसिन का आपको बाखूबी पता है कितनी महंगी है, मेडिसिन लगती है, मेडिसिन का खर्चा, हॉस्पिटल के बेड्स का खर्चा, कभी कभी तो इसकी हालत देख के वो कमरा कहते हैं कि कमरे में शिफ्ट करें। दूसरा के डोनेशन का बार बार कहते हैं। हमारी बच्ची जब ठीक ही नहीं हो रही है, आप इलाज करवाए, बाहर मुल्क ले जाए, कोई अगर मुखैर हजरात है वो बाहर ले जाए, उसका इलाज करवा दे, ठीक है? तो आइंदा से जब कभी ठीक होने के बाद वीडियो आए तो हमसे बात करें। एक बात कहता है इतना पैसा आया, अगर हमारे पास इतना पैसा होता, इतने वसाइल होते तो हम इस 12,000 के रेंट के घर में रह रहे होते। रेंट के घर में हमारे पास गाड़ी है या कोई बंगला है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप घर का पूरा व्यू भी दिखाएं इनको, इकरार साहब को। ये जो कह रहे हैं ना कि जी ये बड़े अमीर हैं, या ये बच्ची के पैसे खा गए, या ये डोनेशन का ड्रामा करते हैं, ये खाते हैं, ये इनको बताएं कि ये जो इलाज इतना महंगा ये कौन करवा रहा है? ARY वाले करवा रहे हैं या आपके कोई दोस्त करवा रहे हैं, या हमारे इतने वसाइल है जिससे हम करवा रहे हैं? एक माली का काम, प्राइवेट माली का काम करने वाला बंदा, कोई सरकारी भी नहीं है मुलाजिम, इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकता है? अवाम कमेंट करने से पहले, ठीक है ना, वो एक मिसाल है ना, जो दिखता है वो बिकता है, उस पे आप लोग मत जाएं। हम मजलूम है, इकरार का नाम बिकता है, मानते इकरारुल हसन एक नामवर जो है ना वो साफी है, ठीक है, लेकिन हमारे एविडेंस पे गौर करें। और किसी भी कंट्री में, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे पाकिस्तान में है, या किसी और कंट्री में, यहाँ मेरी बेटी का इलाज किसी भी कंट्री में जिसका दिल चाहता वो मेरी बेटी का इलाज करवाए। और इकरारुल हसन को इतनी भी शौक है तो आप आए, इस बहन को लेकर जाएं अमेरिका में, इसका इलाज करवाएं। आप क्यों नहीं आते, क्यों नहीं इसका इलाज करवाते? और बकाया मैं ये कहना चाहती हूँ, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको इतना शौक है ना ये सरेआम करने का, तो आप बैठे हैं हमारे साथ, एक साइड पे आप बैठे, एक साइड पे हम बैठते हैं, और कुरान पाक पे हाथ रख के बात करेंगे। ये सारी रिपोर्टें, और डॉक्टर को लेके आए, साथ डॉक्टर बैठे, और साथ जितने आपके लोग हैं ना तजियाकार वो बैठे, और तमाम डॉक्टर ये रिपोर्ट को झूठा बना दें, ये रिपोर्ट झूठी है, तो 20 करोड़ के सामने हम उन 20 करोड़ से माफी मांगेंगे। अगर रिपोर्ट मेरी बेटी की साबित हो गई ये बीमार है, तो 20 करोड़ आवाम के सामने आप नाक रगड़ के और मेरी बेटी यासमीन से और मुझसे आप माफी मांगेंगे। तो पाकिस्तान में कराए, इकरार हसन के पास मेरी बेटी का पहले 25 लाख, जो मेरी बेटी के जब मैं इसके शो में गए थे वो 20 से 25 लाख है। उसके बाद इकरार हसन अपनी जबान से बता रहा है 75 लाख। अगर 75 लाख आपके पास आया तो आपने ऐलान किया, कैसे कर दिया? आप इतने बेवकूफ हैं, आपने लोगों के कहने पे ऐलान कर दिया। आपके जेब में वो पैसे थे, आपके अकाउंट में थे जब आपने ऐलान किया। असगर चीमा क्यों नहीं ऐलान करता? असगर चीमा के पास मेरी बेटी की वीडियो चल रही, उसने क्यों नहीं ऐलान किया? आपके मेरे पास 50 लाख है, आपके पास थे तो आपने ऐलान किया है ना। मेरे पास इतने पैसे, वो पैसे कहाँ गए? आप बराए करम वो मेरी बेटी की डोनेशन है आपने नहीं दी, वो 20 करोड़ आवाम ने दी है। वो मेरी बेटी की डोनेशन, जो मुझे सुन रहे हैं, जिन लोगों ने मेरी बेटी को डोनेशन दी है वो इकरार हसन से लें, आप मेरी बेटी को दें। अगर आपका जमीर इजाजत नहीं देता, ये चीजें फेक है, तो डोनेशन आप अपने पास वापस लें। नाजरीन, हमारा इकरार हसन भाई के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, और न मैं, अल्लाह माफ करे, कि मैं उसके सर पे पांव रख के खुद को फेमस करूं ना। जो नाम मुझे मिले हैं वही मेरे लिए काफी हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, अल्लाह से मेरी दुआ है, अल्लाह से मेरी रिक्वेस्ट है
کہ میرا ایک نام ہو اور میرے نام کی وجہ سے لوگوں کا کام ہو. اسی لالچ پہ نکلا ہوں, لیکن کسی کی سر پہ پاؤں رکھ کر نہیں. اقرار بھائی, یہ فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے, یہ عوام نے ہی کرنا ہے. کمنٹس میں ہی عوام نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے. پھر بھی اگر آپ ان کو بار بار بلانے کی زحمت کر رہے ہو, سب سے پہلے آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہے. ان کو میں لے کر آؤں گا, آپ نہ آئیں, خرچہ میں کروں گا. ان کو میں لے کر آؤں گا, ایک سیٹ پر آپ بیٹھو گے, دوسرے سیٹ پر یہ بیٹھیں گے, یہ مائی ہوگا اور میں ان سے انٹرویو کروں گا, اور سامنے پورا سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا ہوگا, اور وہاں پر آپ کے جو ٹیم کے 3 بندے ہیں ان کا ثبوت بھی میں دوں گا, اور آپ کا بھی جو آپ کے جو ایویڈنس ہے اس کا بھی میں آپ کو ثبوت دوں گا, لیکن لائیو ریکارڈنگ اور ایک پلیٹ فارم پہ اور ایک جگہ پہ, وہاں پر میں آپ کو سارا ایویڈنس دوں گا. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ, اور اگر اس ویڈیو میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی غلط بات کی ہے, اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت کرنا چاہتا ہوں. اور ہمارا کام ہے, اقرار کا بھی یہی کام ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا, تو ہمارا بھی فرض ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.